हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं ये उत्कर्ष कोचिंग यानी जो जोधपुर वाली है उसके द्वारा ये लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर लिया गया है, जिसमें आपके एसएसटी और साइंस में दोनों का ही लिया गया है। साथ ही साथ जो लेवल फर्स्ट है उनका भी लिया गया है, लेकिन हम सोल्व कर रहे हैं ये लेवल 2 यानी एसएसटी वालों का। ये साइंस में इनमें 90 क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, तो उन्हें तो कोई भी देख सकता है। बाकी जो 60 क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे दोनों के, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप खुद से भी सॉल्व कर लेना, टेलीग्राम में डाल रखा है, आप खुद से करना चाहे। बाकी हम तो देख ही रहे हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओवरऑल मैंने देखा है जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछ लिए। इतना भी आसान नहीं पेपर आता है कि जितना इन्होंने उठा उठा के क्वेश्चन अदर एग्जाम में आए ना, जैसे रीट प्री हुई है इससे पहले, जो ऐसे बोल सकते हैं जुलाई 2022 में उसके क्वेश्चन डाल दिए, कुछ इसमें अन्य एग्जामों के क्वेश्चन डाल दिए हैं। देख लीजिएगा, आप खुद से भी करेंगे ना तो भी अनुभव हो जाएगा। मैं बताते चलूँगा, देखो ये क्वेश्चन कहाँ बना है, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जो गलत है हमें चूज करना है। देखिएगा, आप पहले ऑप्शन को देखिएगा, अभिवृद्धि को देखा जा सकता है और उसका मापन संभव है। ये बात तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, यहाँ तक। बाकी आगे देखिएगा, जबकि विकास में परिवर्तन को हम अनुभव कर सकते हैं एवं आंशिक रूप से उसका मापन किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं सही है, तो इसे मानेंगे सही। आगे चलते हैं कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि जो हमारा विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये बात स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, अभिवृद्धि का प्रारंभ विकास से पहले होता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी विकास से सामान्य से विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। ये क्वेश्चन तो सही था। नेक्स्ट देखिएगा, अगर जिन्होंने भी प्रीवियस के क्वेश्चन किए हैं, शायद रीट 2018 L2 वाले में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि इसमें जो स्कीमा होती है वो अवधारणा किसकी देन है। देखिए, ये बात देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीटेट अन्य एग्जाम में नहीं पूछा ये क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ रीट में पूछे हुए क्वेश्चन कॉपी किए हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे स्कीमा है, ये 2018 लेवल 2 में पूछ लिया है, ये जीन प्याजे ने दिया था शब्द, और इसका मैं मतलब वहाँ पे क्वेश्चन 2018 में जो पूछा था ना लेवल 2 में, तो उसमें नॉलेज ऑफ पैकेट्स के नाम से इसका आंसर था, यानी स्कीमा का अर्थ पूछा था, तो नॉलेज ऑफ पैकेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन आया था, तो ये कॉपी कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, जो 3 नंबर है, एक तरफ तो आपको सिद्धांत दे रखे हैं सूची फर्स्ट में, और सेकंड में दे रखे हैं प्रतिपादक। जैसे कि क्रिया प्रसूत अनुबंध है, ये स्किनर से संबंधित है, स्किनर तो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी बोलते हैं इनके सिद्धांत को। बाकी प्रबलन है, देखिए प्रबलन यानी रेनफोर्समेंट थ्योरी है, ये आपकी क्लार्क से संबंधित हो जाएगी। चिन्ह अधिगम प्रतिमान या चिन्ह अधिगम सिद्धांत बोल सकते हैं, ये टोलमैन से संबंधित है। बाकी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी है, ये आपकी पावलर से संबंधित हो जाएगी। तो हमने इस प्रकार मिलाया था पहले का तीसरा मिलाया था। पहले का तीसरा तो इन तीनों में ही है, फिर दूसरे का हमने मिलाया था पहला, दूसरे का पहला किसमें, इन दोनों में है। बाकी है चिन्ह अधिगम सिद्धांत टोलमैन का, ये हमने मिलाया था 3 का 4 ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर पर 2 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा, आपको 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिएगा, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, देख लीजिएगा, पढ़ के देख लेते हैं जिससे आसानी होगी। देखिएगा, ये कह रहा है कि जो हमारा प्रबलक ऐसा कोई भी एक उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना या उसकी प्रायिकता को बढ़ाता है, ये बात सही है। बाकी सेकंड है, ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, प्रबलन अनुसूची अनुबंध के प्रयासों में प्रबलन उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था को कहते हैं, ये भी बात सही है। ये है, यदि नैमित्तिक अनुबंध आंशिक प्रबलन द्वारा कराया जाए तो सीखी गई अनुक्रिया बहुत दिनों तक बनी रहती है और इसका विलोप कठिन हो जाता है, तो ये भी बात सही है। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे ये चारों ही स्टेटमेंट सही थे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो पूछा है। ये क्वेश्चन अच्छे थे क्योंकि इन्हें भिन्न भिन्न जो कथन थे ला के स्किनर से संबंधित ये ऐड किया गया था क्वेश्चन, ये भी अच्छा था। नेक्स्ट देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। वह मनोवैज्ञानिक जिन्हें सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता की भूमिका पर बल दिया था वो फ्रांसीसी गाल्टन है, और इससे शानदार क्वेश्चन बनते हैं। एक ये भी बना था आगे, हेरिडिटी जीनियस नामक बुक किसने लिखी थी, तो वो इन्हीं का नाम आता है, और इन्हें ही सृजन शास्त्र कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक और है, शायद ये भी आता है कि जैव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया था, साइंस में चलता है, लेकिन ये कि जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, डेवलपमेंट में अब हेरिडिटी पढ़ते हैं अनुवांशिकी, तो उसमें आता है, तो ये भी इन्हीं से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, ये मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है, वो किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई थी जेम्स ओथाइन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, और ये कह रहा है कि अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम अनुक्रम में कौन सी आवश्यकता को रखा था, तो वो रखा था देह की आवश्यकता,
इसकी ट्रिक कहते हैं पी स्लैश के नाम से। अरे एक सेकंड रुकिएगा, पी स्लैश ये एल है, ठीक है। यानी ये 5 स्टेप होते हैं। उन्होंने बताया था कि समाज में व्यक्ति रहता है उन्हें किस प्रकार की आवश्यकता होती है। तो पी का मतलब होता है फिजिकली, फिर दूसरा होता है सुरक्षा, तीसरी होती है प्यार करने वाला, चौथी होती है सम्मान, पांचवी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सिंपली क्वेश्चन ना, फिजिकली आवश्यकता यानी देख, भूख, प्यास, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स ये दोनों ही मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बुद्धि के बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका हार्वर्ड गार्डन कहाँ है, देखिएगा एक जी गार्डन दे रखा है और एक एच, तो हम बोलते हैं हार्वर्ड गार्डन। तो हार्वर्ड गार्डन यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अंतर्मुखी बालकों की विशेषता होती है, यानी जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना उनकी विशेषता। तो ये वह व्यक्ति होंगे या कोई भी हो सकता है जो एकांत में रहेगा, कम बातचीत करने वाला व्यक्ति होगा। इस प्रकार की विशेषताएं वो आपके इंट्रोवर्ट से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सिंपल ही क्वेश्चन थे बहुत। अनुभव करने से पहले सोचो इसका कथन का संबंध किससे है, ये चिंतन से। अगर आपने पात्रता 2022 की दी हो या क्वेश्चन किए हो प्रीवियस के, तो उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, उसे अलग टाइप से पूछा था वहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी आपकी पात्रता में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो मैं ये तो कन्फर्म नहीं कर पाऊंगा 2022 का है ये रीट का या फिर है आपके 21 का है क्वेश्चन और उसी का। ये देखिएगा, एक भाषा अध्यापक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने की बात कर रहा है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का उदाहरण है। ये कहीं ना कहीं आपके निगमनात्मक तर्कना से संबंधित है। एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, ये 18 का भी एग्जाम हुआ ना रीट का, उसका भी हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैंने कराए हैं ये अपने चैनल पे, तो इस वजह से मुझे मालूम है ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिएगा जो 12 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए, यदि कुछ प्रयासों में पुनर्बलन दिया जाए और कुछ में नहीं, तो यह CR यानी जो कंडीशनल रेस्पॉन्स का विलोप कठिन हो जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं हम्फ्री विरोधाभास, या इसे हम्फ्री को इंग्लिश में भी हम्फ्री कह रहा है, पैराडॉक्स बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिएगा ना, तो ये रीट में बना है और जितने भी मैंने RPSC सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन मैंने खुद किए हैं या मैंने खुद से सॉल्व किए हैं, तो उसमें भी नहीं पूछा है ना ये फर्स्ट ग्रेड है कि अभी जो परीक्षा हुई है उनमें तो नहीं पूछा है, पुराने में पूछ लिया तो मैंने वो किए नहीं जाता, तो नहीं है, तो यानी राजस्थान की परीक्षा में नहीं आया ये, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन किसी अदर एग्जाम में ही पूछा है या इन्होंने नया बना के दिया है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट देखिएगा, ये आसान क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहा है ना कि अदृश्य मानवीय विशेषताओं को रखा जाता है, यानी जो आप देख नहीं सकते, अनसीन का मतलब जैसे आप देख नहीं सकते हैं, तो इन विशेषताओं को रखा जाता है, इसे कहते हैं जीनोटाइप। देखिएगा, आप में से जो वीडियो देख रहे होंगे इसमें से साइंस बैकग्राउंड के होंगे, तो उन्होंने मेंडल तो ध्यान से पढ़ा होगा। तो मेंडल में आपने पढ़े होंगे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो हम उसमें कहते थे फर्स्ट पीढ़ी में जो जीनोटाइप इस प्रकार का आया है, फिनोटाइप इस प्रकार का आया है, तो ये वहीं से टर्म ली गई है। अगर जिन्होंने रीट 2022 दी है ना, तो पात्रता अगर दी है या चारों पेपर उन्होंने सॉल्व करके देखा है, तो निश्चित तौर से आप देखना आपकी 4 शिफ्टें हुई थी, 120 क्वेश्चन आए थे, इसमें करीबन नहीं तो 15+ क्वेश्चन तो आपके मेंडल की थे 120 क्वेश्चनों में। अगर नहीं यकीन आता है तो प्रीवियस के क्वेश्चन देखे होंगे, तो ये वहीं से तो क्वेश्चन बना है। 2022 में पूछा है, वहाँ पर थ्योरी बना के पूछा था, यहाँ पर केवल एक शब्द दे दिया अनसीन। अनसीन का मतलब जिन्हें देख नहीं सकते, हमारे शरीर के अंदर जीन्स हैं, गुणसूत्र है, इन्हें हम देख थोड़ी सकते बाहर से। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं फिनोटाइप, जिन्हें नहीं देख सकते उनके लिए करते हैं जीनोटाइप। सिंपल लॉजिक ये है। ऑप्शन नंबर इसका तो सही होगा, यानी रीट 2022 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, हालांकि RPSC सेकंड ग्रेड वगैरह में, लेकिन जो अनुपात पुनर्बलन है ना, आंशिक पुनर्बलन, निश्चित पुनर्बलन, सतत, ये से तो रीट में भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, इसमें हमें मिलान करना है ना सूची फर्स्ट और सेकंड को। देखिए, सतत पुनर्बलन का मतलब लगातार पुनर्बलन देना, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक आप में अनुक्रिया करने के बाद आपको पुनर्बलन दिया जाता है, सही है ना। ये पहले का दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा है, एक तो एक C में दे रखा है और एक B में भी दे रखा है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब कह रहा है आंशिक पुनर्बलन। देखिए, आंशिक का मतलब होता है कि आप टुकड़ों में दे रहे हैं, या कह सकते हैं हम कि आप कंटिन्यूअस नहीं दे रहे हैं, खंडों में दे रहे हैं, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा, तो हम इसे कहेंगे आंशिक पुनर्बलन को मैं कभी तो सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता और कभी नहीं दिया जाता है, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 का 1 हो जाएगा, यानी B का 1 से मिल जाएगा। बाकी ये अनुपात पुनर्बलन का मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं प्राणी के द्वारा की गई अनुक्रिया की संख्या द्वारा निश्चित करना, ठीक है। तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। बाकी निश्चित पुनर्बलन का मतलब हो जाएगा उस समय दिया जाता है जब अनुपात एक निश्चित संख्या में पुनर्बलन द्वारा प्राप्त प्राणी द्वारा अनुक्रिया की जाती है। तो इस प्रकार है, देख लीजिएगा, पहले का हमने मिलाया था दूसरा, और दूसरे का पहला, और तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यानी 21 34
21, 34 इसी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है जो 15 नंबर का, इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड आपको मिलान करनी है। तो जिन्होंने भी 2022 का पात्रता दी होगी L1 में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। देखिएगा इनमें से 2 विशेषताएं तो समान है, 2 अलग से इन्होंने ऐड की है। जैसे विकासात्मक पाठ होते हैं ना, वो सामाजिक आपकी उम्मीदें होती हैं, ये बात सही है। मीजोमॉर्फिक गठन होता है, वो हट्टे कट्टे शरीर वाले होते हैं, यानी आप कह सकते हैं सेल्डन का अपने व्यक्तित्व चैप्टर में सेल्डन को पढ़ा हुआ, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, एंडो, मीजो, एक्टो। तो उसी की एक विशेषता थी। बाकी प्रोक्सिमोडेस्टल मतलब केंद्र से बाहर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर विकास होना। बाकी सेपेरोकोडल बोलते हैं इसे, मस्तकोदमुखी है ना, इसे तो सिर से पैर। तो ये सभी मिलान सही है, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिएगा ब्रूनर के अनुसार है शिशुओं को अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताने का कौन सा तरीका नहीं है। देखिएगा ब्रूनर गजब की मनोवैज्ञानिक रहे थे, ये रचनावाद को प्रमोट करते थे, यानी रचनावाद को ही मानते थे, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म को। तो ये कहते थे कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, गजब की मनोवैज्ञानिक रहे हैं, यानी इन्हों के द्वारा ही जीन प्याजी का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है ना, उसी प्रकार इन्होंने भी दिया था। उनमें 3 स्टेजों की बात की है इन्होंने। देखिएगा एक तो इनएक्टिव है, ये बात सही है, आइकॉनिक भी है, ये भी बात सही है, सिम्बॉलिक। लेकिन इन्होंने जो बात नहीं की है वो है ये ना एक्वाइक, जिसे प्रतिध्वनि करिए, इसकी बात नहीं की है। साथ ही साथ इन्होंने SSD की बात की है, यानी एक तो स्कैफोल्डिंग शब्द इन्होंने दिया था, और इन्होंने कहा था कि जो बच्चों का करिकुलम होता है वो स्पायरल होना चाहिए, और D का मतलब डिस्कवरी अप्रोच, यानी खोज उपागम की भी बात यही करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो नहीं होगा, बाकी सभी इनसे संबंधित है। ये 3 अवस्थाएं थी, ये इनके द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो उसे ZPD कहेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये सभी विकास क्षेत्र है ना, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसे ही कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में या 2009 की कौन सी ऐसी धारा जो अध्यापक की भूमिका एवं दायित्व की बात करती है। धारा नंबर 24 है, इसी में शिक्षक के दायित्व है कि सिलेबस टाइम से पहले कराना होगा, यानी सिलेबस मीन से गलत बोल दिया मैंने, सिलेबस नहीं होगा, करिकुलम होगा। ठीक है, समय पे पंचुअल होना पड़ेगा, यानी समय से पहले पहुंचना होगा स्कूल में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है उनमें भाग लेना होगा, और बहुत सारे काम भी होते हैं। एक ये मैं तो 3 बताएं, बाकी और भी पढ़ लेना, आपकी थ्योरी में दे रखे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंध में सही नहीं है। देखिएगा पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य होता है विद्यालय तथा कक्षा कक्ष की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये बात तो सही है। संपूर्ण कक्षा कक्ष व छात्र का चयन न्यायाधीश के रूप में किया जा सकता है, ये भी बात सही है। मूल्यांकन का भाई होता है और इसके विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं, ये वाला गलत है। मूल्यांकन आंतरिक होता है, क्योंकि स्कूल के अंदर ही होती है, जो बच्चों की कमजोरियां हैं उन्हीं के द्वारा है निदान किया जाता है, तो वो शिक्षक ही होते हैं, विशेषज्ञ वगैरह कोई नहीं होता है। बाकी समस्या का समाधान स्व मूल्यांकन पर आधारित होने से कार्य का सरलीकरण करने में सहायता होती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस समिति की प्रतिवेदन पर 2009 और 10 से कक्षा 9 एवं कक्षा, ये क्या कह रहा है, 2010 के आ रहा है, कक्षा 10th में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। देखिएगा अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात कर रहा है, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये है ना गीता भुक्कल समिति, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। हालांकि ये मैंने पहले कभी नहीं देखा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने का प्रतिफल या विशेषता नहीं है। कक्षा वार विषयवार होती है, ये बात सही है। जांच बिंदु होते हैं, ये भी बात सही है। और इसमें दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, ये भी बात सही है। संपूर्ण सीखने के अनुसार ही बच्चों की प्रगति का आकलन किया जाता है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 22 नंबर है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, तो हम कहेंगे नैतिकता पर ही शोध किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 2 वक्तव्य दिए गए हैं, पहले कथन ए, दूसरा उसका कारण दे रखा है आर। तो बताइएगा पहला कथन है और कारण। कथन तो ये है कि प्राचीन अनुबंधन में CS और UCS की उपस्थिति होने का पूर्व संकेत बन जाता था, और इसका रीजन दे रखा है CS तथा UCS के बीच जो कालगत यानी टेम्परली बोल सकते हैं, या टेम्परल कह रहा है यहाँ पे, तथा स्थानगत यानी स्पाइशियल निरंतरता बनी रहती थी। ये दोनों ही कथन के इस प्रकार सही है। यानी कौन सा कथन सही है, तो हम ये कहेंगे दोनों ही सही है, यानी आर है वो एक ही सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि दोनों ही कथन है, यानी कारण दे रखे थे वो सही दे रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 24 नंबर है वो कुछ इस प्रकार पूछा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इसमें हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहार संबंधी इसमें से विकृति नहीं है। देखिएगा
अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, यहाँ पर कथन के रूप में दे रखे हैं यानी कूट के रूप में, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी डिसलेक्सिया। क्यों हो जाएगा? जो डिसलेक्सिया है ना, ये अधिगम अक्षमता है और इसे बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता। तो ये अलग चीज़ होती है। ये हमारे जो CNS होता है ना, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तो हमारे जो CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें डिस्पेक्शन की वजह से ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, चाहे डिसलेक्सिया हो, डिस्प्रैक्सिया हो, अफेसिया हो, ये सभी आ जाती हैं। और ये ना स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात या अतिशीघ्रता, मनोप्रकृति विकार हैं, सभी आते हैं विकासात्मक विकार में। तो ये अंतर करना आना चाहिए कि विकासात्मक विकार कौन से होते हैं, या विकासात्मक विकार बोल सकते हैं, और अधिगम अक्षमता वाले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इनमें यही अंतर है। बस ये है कि इससे जो स्वलीनता वाला टॉपिक है, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन बन जाते हैं, आपने देखा होगा। और देखिएगा, विकासात्मक विकार की बात किसने की शुरुआत, और अधिगम अक्षमता की बात किसने की, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लियो केनर और आपके ओसेम होल्डबर्ग, इनके भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आपने देखे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि नायक के रूप में सफल नहीं होने पर खलनायक की भूमिका करना फिल इन द ब्लैंक्स रक्षा युक्ति का एक उदाहरण होगा। ये होगा क्षतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, देखो, छोटे कद वाली लड़की का ऊंचे सैंडल पहनना, ऊंचे मी से ऊंचे सैंडल पहनना यानी उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, क्लास में प्रथम आ जाता है, तो वो भी इसी प्रकार क्षतिपूर्ति करता है। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी पूछे हुए हैं एग्जाम में, तो वो क्षतिपूर्ति में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये भी इसी में आएगा। देखिएगा, इनमें से कौन सा सम्मिलित है बताना है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण है, ये आपका एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो ये बात तो सही है। विनय साइमन परीक्षण है, ये आपका क्रियात्मक नहीं है। कैसा है? ये आपका वर्बल को क्या कहते हैं? वर्बल को कहते हैं शाब्दिक, तो ये शाब्दिक होगा ना कि अशाब्दिक, समझ रहे हो ना? ये होगा आपका शाब्दिक। और जो पास एलोंग परीक्षण है, ये शाब्दिक नहीं होता, तो फिर ये कैसा होगा? तो ये होगा फिर क्रियात्मक कह लीजिएगा, या फिर इसे ही आप परफॉर्मेंस टेस्ट बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये गलत। ठीक है, सही था 1 नंबर। तो इसमें क्या पूछा है हमें? इसमें लास्ट में क्या कह रहा है, दी गई कूटों की संख्या आर पर सही उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि प्राथमिक चरण की कक्षा जैसे क्लास 3 से 8 तक आंकलन के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से देखो मौखिक, लिखित, अवलोकन। लेकिन जो परियोजना का रिपोर्ट तैयार करना, ये वाला चीज़ नहीं आती है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक एंड्रियास डेमेट्रियो का संबंध किससे है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है, आपने भी देखा होगा। हालांकि ये सीटेट वगैरह में पूछा हो तो मुझे मालूम नहीं है, बाकी राजस्थानी परीक्षा में तो किसी में पूछा नहीं है। देखिए, इसका संबंध है ना कहीं जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है ना, उससे संबंध रहा है। ठीक है, किन का? एंड्रियास डेमेट्रियो का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो आपकी नया टॉपिक जोड़ा गया ना NEP, उससे बना है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्नलिखित में से कौन सा भाग है वो समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा को सम्मिलित करता है। ओवरऑल अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा से जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि राजस्थान की जो समसामयिक की बाल कल्याणकारी योजना है ना, शैक्षिक योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी ये है कि बाल कल्याणकारी योजना है राजस्थान का, जो टॉपिक न्यू जोड़ा है CDP के अंडर में, तो उनसे संबंधित ये क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। देखिएगा, ये क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री की जो बाल गोपाल योजना है, इसके अंतर्गत जो कक्षा के प्री प्राइमरी से यानी 8वीं तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क के से तैयार किया हुआ दूध उपलब्ध करवाया जाता है, और इसका नाम परिवर्तित किया था 4/9/2024 कर इसका पन्नादाय बाल गोपाल योजना किए जाने का निर्णय किया गया है। तो ये बात तो सही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से और 8वीं तक के यानी 8वीं तक के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है। तो ये भी बात सही है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना 2024 राष्ट्रीय योजना 2016 का संशोधित रूप है, जिसके अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 चरणों में 1 लाख रुपए का कह सकते हैं सेविंग बॉन्ड या भुगतान DBT के थ्रू किया जाएगा, यानी ऑनलाइन के थ्रू बैंक खाते में दिए होंगे। देखिएगा, अगर देखा जाए तो ऑप्शन 1 और 2 तो सही थे, 3 इसलिए गलत हो जाएगा। ये 5 चरणों में नहीं है, तो कितने चरणों में? ये 7 चरणों में दिए जाएंगे आपको, जो रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी बातें सही थी।
तो हम ये कहेंगे हमें तो केवल ये बताना था सत्य कथन कौन से है, तो वो 1 और 2 हो जाएंगे, बाकी 3 नंबर गलत हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज किया ना, तो वो यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, यानी यहाँ पर लेकर का है ना भाषा फर्स्ट हिंदी 30 क्वेश्चन। देखिएगा किस प्रकार के हिंदी के बने, हालांकि आसानी क्वेश्चन पूछे इन्होंने। देखिएगा ये आपको गद्यांश दे रखा है, और ये गद्यांश को पढ़कर ही आपको क्वेश्चन के 31 से लेकर 40 तक इसी के आधार पर आंसर देने होंगे। गद्यांश देख लिया होगा आपने, तो देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। अत्यावश्यक में कौन सी संधि होगी? अति प्लस आवश्यक यड़ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। सही है ना। नेक्स्ट देखिएगा, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास बताना है। अब जल का संरक्षण किया जाता है, आप भी जानते होंगे, तो जल का संरक्षण है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है अत्यधिक शब्द में उपसर्ग होगा, तो अति होगा ना। आप भी आसानी से कर सकते हैं, अति रहा होगा तभी तो अत्यधिक बना है, और इसमें यड़ संधि हो जाएगी, अति प्लस अधिक, तभी तो बना है अत्यधिक। जैसे कहीं गलती तो नहीं हो रही हमसे, सही है। और ये त अलग होके फिर य में चेंज, और ये आके मिलकर इसमें पूरा हो जाएगा, तो इस प्रकार अत्यधिक सही बनाया है, क्योंकि अति प्लस अधिक से बनेगा, इसमें यड़ संधि होगी और इसमें अति उपसर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उद्योग शब्द में अगर एक प्रत्यय लगाएंगे, जो आगे का ऊ है ये सवर्ण दीर्घ हो जाता है, यानी इसका बड़ा हो जाएगा, औ हो जाएगा। औ इसमें इन दोनों में औद्योगिक और औद्योगिक, इसमें गलत मात्रा दे रखी, ये वाला सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, ये आपकी एक पर्टिकुलर नाम है किसी का, तो व्यक्तिवाचक यही हो जाएगी। बाकी बांध, चट्टान, भवन है, ये जातिवाचक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई, ये रेखांकित पद में क्रिया विशेषण होगा। देखिए आज है ना, आज क्या है, टाइमिंग है, ये टाइम का मतलब काल बता रहा है, तो इसमें कालवाचक कहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और वैसे ये आज है अपने आप में अव्यय है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकतम शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? आप पढ़ते थे ना डिग्री, और जैसे सुपरलेटिव डिग्री, तो उस प्रकार की आपको बताना है। इसमें अधिकतम यानी उत्तम अवस्था हो जाएगी। एक होती है मूल अवस्था, फिर होती है उत्तरा, फिर लास्ट में आती है उत्तमा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? और अशुद्ध देखिएगा, इसमें से आप देख रहे होंगे, ये है ना, ये वाला गलत दे रखा है, बाकी सारा चीज़ सही है, तभी सही है, संचयन सही है। कुछ इस प्रकार नहीं होगा, अंतर्गमन, अंतर्गमन इस प्रकार होगा शायद। ठीक है, तो इसका सही इस प्रकार होगा, ना कि ये वाला। तो हमें क्या बताना था? अशुद्ध, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 39 नंबर है, कि सरोवर शब्द है, तो सरोवर हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, और इसका तत्व हो जाएगा सरवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निर्माण शब्द का उचित विलोम क्या होगा? निर्माण करना और ध्वंस करना, ये अपने आप में विपरीत हो जाएंगे दोनों, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट फिर से एक गद्यांश दे रखा है, जो आपके 41 से लेकर 44 तक क्वेश्चन इसी से संबंधित होंगे, तो आप देखते चलिएगा। और जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये गद्यांश है, और जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है जो 41 नंबर, वो कुछ इस प्रकार बना है। जैसे देखिएगा कि जीवन का आदर स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उन्नत बनाने का कर रहा है, तो रेखांकित पद में वचन का प्रकार बताइएगा। तो उत्कर्ष पूछा है ना, तो अंडरलाइन करके यही पूछा है, तो वचन का प्रकार होगा, तो एक प्रकार हो जाएगा, इसका एक वचन हो जाएगा, यह कह सकते हैं ये वचन का प्रकार है, एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण होगा। अच्छा साहित्य होता है, तो ये पुल्लिंग है। अच्छा उत्कर्ष है, तो ये भी पुल्लिंग। अच्छा आनंद है, ये भी उत्कर्ष, मतलब आनंद है वो पुल्लिंग हो जाएगा। उन्नति होती है, ये स्त्रीलिंग होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसे जूम कर लें थोड़ा, ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा 43 नंबर, सबका अवसान आनंद में ही किया गया है, वाक्य में कौन सा काल होगा? देखिएगा, सामान्य भूतकाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि है लग रहा है। अपूर्ण भूतकाल इसलिए होगा क्योंकि रहा रही नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल में तो राहता रहती रही, इस प्रकार। पूर्ण भूतकाल का मतलब ये है कि इसमें है नहीं होता, तो ये पूर्ण भूतकाल में हो जाता है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आसान भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक अलौकिक आनंद में उनके विहीन हो जाने से है, रेखांकित पद का अर्थ नहीं है। देखिएगा, अलौकिक का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे कह सकते हैं, अलौकिक का मतलब होता है कि ऐसे बोलते हैं इस संसार से संबंध रखने वाला, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, विद्या के बिना मनुष्य पशु है, बाकी किस अव्यय का उदाहरण है? देखिए, विद्या के बिना तो निश्चित तौर से हम क्या कहेंगे? देखो, इसमें से अगर ऑप्शन भी आप छटाई करेंगे ना, तो भी आसानी से पहचान जाएंगे
ये संबंध हो जाएगा आपके संबंध बोधक में। ठीक है, यानी विद्या के बिना मनुष्य पशु है। ठीक है, तो इस प्रकार तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। हालांकि ये सभी ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं, जैसे शौरसेनी से भी हुआ, नागर अपभ्रंश से भी हुआ है, लेकिन इससे पूछ रहा है कि भाषा का उद्भव हुआ है, ये यानी सर्वोत्तम सटीक माना जाता है। आंसर वो ही होगा, मरु गुर्जरी अपभ्रंश। समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रमाणिक इसे ही माना जाता है। बाकी और भी है, उनके भी मत दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा मरु गुर्जरी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अल्प विराम और पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। देखिएगा, अल्प विराम कुछ इस प्रकार का होता है, पूर्ण विराम तो फुल स्टॉप ही होता है। तो देखिएगा यदि राम पढ़ता इसमें अल्प विराम लगा तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता है, ये फुल स्टॉप, तो यही राइट आंसर होगा। बाकी देखिएगा, जो पेड़ों को पत्थर पाते हैं, ये तो फिर अर्ध विराम है ये वाला चिन्ह, तो इस वजह से ये गलत होगा। बाकी इसमें तो एगेरा कह सकते हैं उद्धरण है, और इसमें तो अर्पात वाला है, तो इसे हटाइएगा। हमें जो पूछा था वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें यार स्पष्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर 48 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें संयुक्त वाक्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिएगा संयुक्त नहीं है, और तो देखिएगा जैसे पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, जिससे आसानी होगी, क्योंकि प्रत्येक को हम देख लेंगे ना, उससे आसानी ये होगी कि हम पहचान में आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी संयुक्त नहीं है, हमें वो बताना है। एक रहे, जहाँ सभी समुद्र हैं वहाँ किसी समय जंगल था। जहाँ वहाँ इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ना, यानी संबंध बताते हैं, तो ये आपके मिश्र वाक्य का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, बाकी है मैं घर पहुँचा और नौकर बाजार चला गया, ये संयुक्त का हो जाएगा। मैं जयपुर जाऊँगा अथवा मोहन मुझे मिले नहीं, मिलने यहीं आएगा, तो इस प्रकार का भी ये संयुक्त में चला जाएगा। और राम आया किंतु श्याम चला गया, तो इस प्रकार भी संयुक्त है। यानी कि BCD तो ये तो संयुक्त हैं, और पहला ऑप्शन था वो हो जाएगा मिश्र का। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से इस विकल्प में मुहावरा तथा उससे संबंधित अर्थ शुद्ध है, यानी जो सही रखा है वो बताना है हमें। अब देखिएगा, ये गजब का क्वेश्चन है। इसमें देखो, जहर का गुड़ पीना यानी कड़वी बात सुनकर सहन कर लेना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखिएगा, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, रेखांकित पद पर पदबंध बताइएगा। ये दलित है ना, अपने आप में एक संज्ञा पदबंध है, तो इस प्रकार इसमें संज्ञा पदबंध हो जाएगा। जहाँ पर अंडरलाइन जाके खत्म होती है तो नीचे तौर से वही हो जाता है। क्या है, जो संज्ञा के सर्वनाम है विशेषण, उसी हिसाब से। नेक्स्ट देखिएगा, 52 नंबर, अरे 51 हमने कर लिया क्या? 51 तो किया ही नहीं है। देखिएगा कि क्रॉन्ची के अनुसार भाषा क्या है, तो हम ये कहेंगे क्रॉन्ची के अनुसार हो जाएगी कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से उचित व सीमित ध्वनियों का संगठन। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, भाषा में कौशल विकास से तात्पर्य क्या होता है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें, भाषा में कौशल विकास से तात्पर्य क्या है ये पूछा है, तो हम ये कहेंगे जैसे सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की कुशलता आना, तो एक तरह से वही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नाटक एक प्रकार की परिंदा ब्लैंक शिक्षण प्रणाली है। तो नाटक में श्रव्य तरह से दोनों ही देखें, यानी जो नाटक कर रहा है उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कविता शिक्षण का महत्व क्या होता है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका D सही हो जाएगा। ठीक है, आप खुद पढ़ लेना, ये उन्हीं से संबंधित होते हैं कविता से। ये कह रहा है कौन सा व्याख्या प्रणाली का रूप या भेद नहीं है, यानी व्याख्या प्रणाली का। तो आप देखेंगे तो देखो गीत तो आपकी व्याख्या में आते ही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा D नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण में जो आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण किया जाता है। तो देखिएगा, आपने आगमन विधि पढ़ी होगी, तो उसके 4 स्टेप होते हैं। तो 4 स्टेप में आपने देखा होगा कि पहले तो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उसकी तुलना और विश्लेषण करते हैं, फिर सामान्यीकरण, फिर लास्ट में जाके निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस प्रकार ये चारों ही कथन है वो सही है, 1 2 3 4 इसी क्रम में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो भाषिक सामग्री में आपकी सम्मिलित नहीं की जाएगी, इसमें से क्या चीज़ नहीं की जाएगी, यानी भाषिक सामग्री में। तो देखिएगा, अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें हम मूल विषय वस्तु को नहीं करेंगे, बाकी शब्दावली हो जाएगी, संरचना, व्याकरण, ये सभी सम्मिलित हो जाएंगे। जो नहीं होगी वो हो जाएगा मूल विषय वस्तु। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विविध रूप के संदर्भ में असंगत युग बताइए, यानी युग गलत है। देखिएगा, ये भी गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन संस्कृत में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि जो बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो अभिज्ञानात्मक होते हैं। देखिएगा, अब मैं बता दूं, ये प्रत्यय स्मरण है, इंग्लिश में रिकॉल बोलते हैं इन्हें।
ठीक है। और जो आपके अभिज्ञानात्मक होते हैं ये रिकॉग्निशन वाले होते हैं, कुछ इसी प्रकार की स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ना वो रिकॉग्निशन बोल सकते हैं या अभिज्ञानात्मक होते हैं, ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं ऐसे बोल सकते हैं। मिलान वाले होते हैं ये भी संबंधित होते हैं आपके अभिज्ञानात्मक बोल सकते हैं या ज्ञानात्मक भाग से। पूर्ति पक्ष है, यानी किसी चीज़ को रिक्त रह जाती है ना उसे पूर्ति करते हैं, तो ये प्रत्यय स्मरण से संबंधित होती है, ये भी बात सही है। सत्यासत्य वाले हैं वो प्रत्यय स्मरण से संबंधित नहीं होते हैं, सत्यासत्य वाले होते हैं वो आपके अभिज्ञानात्मक से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण उपागम में प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो वो सूक्ष्म शिक्षण विधि में रहा था, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 60 है, खेल विधि के प्रवर्तक कौन रहे थे, वो कॉल्डवेल कोक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये भाषा सेकंड ग्रुप में जिन्होंने संस्कृत चूज की है ना, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो 61 से लेकर आपको 64 तक इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देख लीजिएगा। ये कह रहा है स्वरवास्व अपी, यानी स्वरवास्व अपी इतर संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें जड़ संधि हो जाएगी कोई जड़ से सूत्र से, तो इसमें जो पूर्व लग रहा है ना वो भ में चेंज हो जाएगा, तो इस प्रकार ये स्व बनेगा, और स्व में आके आ मिल जाएगा, तो इस प्रकार ये पूरा हो जाएगा। बाकी सर्वा तो ऊपर आगे शब्दी था और लास्ट में पी था, इस प्रकार ये बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निबद्धा इतर से प्रत्यय वर्तते, इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो देखें तो इत प्रत्यय हो जाएगा, नी तो इसमें उपसर्ग है, और बंद इसमें धातु हो जाएगी, और प्लस इत प्रत्यय होगा, इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। धत्ती इतर से धातु, धत्ती में दा धातु होगा जिसे धारण करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीनतम इति विशेषणम, यानी प्राचीनतम इसमें से कौन सा एक विशेषण हो जाएगा संस्कृत है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 65 से 68 तक है, ये आपको पद्यांश दे रखा है, इसी से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। यथेव इधर से संधि वर्तते, यथेव ये यथा प्लस एव, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है विभ्राजमाना इतर से प्रदत्त है, तो इसमें आपका हो जाएगा सारज प्रत्यय हो जाएगा, यानी माना मति, इस प्रकार के सारज में ही आते हैं। इसमें छंद बताना है, अगर ओवरऑल देखें इनमें से तो आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपजाति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, श्लोक के अस्मिन अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा होगा, अगर ओवरऑल देखें, अगर आपने ये पढ़ के देखा होगा तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तप्रेचा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक रहा है गुणज्ञेषु फिल द ब्लैंक्स भवन्ति, ये सूक्ति है पूरी करनी है, तो ये गुणा ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि यह वर्णस उच्चारण स्थान इचुसनम तालु, ये सूत्र चलता है उच्चारण स्थान का, तो उसके अनुसार 1 ही हो जाएगा। अहम ग्रंथम लिख्यामि वाच्य परिवर्तन, अहम का मया हो जाएगा और ग्रंथम का ग्रंथ हो जाएगा, बाकी लिख्यते, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, ये कह रहा है कि 1:15 हो रही है, कृते संस्कृत पदम वर्तते, इसमें संस्कृत पद कौन सा होगा, तो उसे बोले सपाद एक वादनम, इसमें भी वृद्धि संधि हुई है, कैसे हुई है वो आपको मालूम होगा, कैसे सपाद प्लस एक वादनम, ई है वो बड़ी ई में चेंज होगी, तो इस प्रकार वृद्धि संधि होगी यहाँ पे। हय वराठा इतर से आकार वर्तते, ये आपके उच्चारण यानी उच्चारणार्थम में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, के द्वारा यानी इसमें रामी में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, तो रामीण और फिर रामीण यही हो जाएगा, रामीण पठ्यते। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें से, यानी बालक अस्वात पतित, यानी बालक है घोड़ी से जब करता है ना, यानी वो अलग हो रहा है, अब अगल हो रहे हैं, अपादन कारक यानी पंचमी विभक्ति हो जाती है, और जिसमें जिससे अलग होता है ना उसमें होती है, ये बालक में नहीं होगी, बालक में होती तो अलग विभक्ति आती है, लेकिन बालक अस्वात यानी जो घोड़े से गिर रहा है ना उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण फिलिंदा ब्लैंक्स वाड़ी न शोभते, यानी व्याकरण बिना वाड़ी न शोभते, ये वाला सही होगा ना, बिल्कुल यही वाला एन सही हो जाएगा, यानी व्याकरण बिना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कस्मिन पदे परा उपसर्ग प्रयोग ना होता है, यानी इसमें परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, पराक्रम में हुआ, पराभव में हुआ, पराजय में होता है, पर प्लस अधीन होता है, तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है इसमें, इस वजह से इसमें परा उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नव त्रिशत, यानी नव त्रिशत मतलब 39, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी इसमें फिलिंदा ब्लैंक्स बताना है, तो इसमें फिलिंदा ब्लैंक्स के लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं, इसमें से संप्रदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका, अरे यार संप्रदान करेंगे अपादान नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है पितृ शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा,
तो वो होगा पितरन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और जाएगी तृतीय विभक्ति बहुवचन दोनों ही पूछिए। स्मरणाय विशेषणम प्रयतति, यानी जो स्मरण यानी रट्टा मारते हैं वो किस विधि में, तो वो कहीं ना कहीं पाठशाला विधि में ही मारते थे। नेक्स्ट देखिए भंडारकर विधि का अंतिम सोपान कौन सा होता है। देखिएगा पहला तो होता है व्याकरण का ज्ञान देते हैं, सही बात है ना। ठीक है, व्याकरण का उदाहरण देना या ज्ञान देना। दूसरे पे आते थे संस्कृति से इंग्लिश, तो वो अनुवाद में चला जाएगा। और फिर अंग्रेजी से संस्कृत, यानी पहले तो अनुवाद हम करते थे संस्कृत से अंग्रेजी, अंग्रेजी से फिर संस्कृत, तो ये 3 स्टेप हो जाते, लास्ट में शब्द कोश ज्ञान हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नाटक से चढ़ा भाग नास्ती, इसमें से नाटक से चढ़ेगा भाग नहीं है। ओवरऑल आप अगर सभी देखोगे तो विचार विश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा अनुवाद पाठ की योजना नाम मोर वाचनांतरण भवति, यानी मोर वाचन के बाद कौन सा स्टेप आएगा अनुवाद पाठ योजना में। अगर ओवरऑल सभी को देखें तो चित्रांकन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा असत्य कथनम चुनौता है, हालांकि इसमें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी हम इसमें से आंसर की चूज करें तो कौन सा हो सकता है, तो इसमें से हो जाएगा आपका जो हमें असत्य बताना था, तो वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण ने भवती, इसमें से उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा इसमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है, ऐसे ही पूछा है ना, तो वो हो जाएगा तनाव संपादनम। तो ये वाला है, ये गलत है क्योंकि ये उपचारात्मक शिक्षण के संबंधित नहीं है। ये कह रहा है परीक्षा या उद्देश्यम वर्तते, परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो ओवरऑल देखें इन सभी ऑप्शनों को तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, चाहे ग्रहणम अभिव्यक्ति और संस्कृत संरक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। जो फिल्म स्टेप प्रोजेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दृश्य साधन होते हैं। सतत मूल्यांकन वर्तते, अगर ओवरऑल सभी आप ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो निरंतर परीक्षण हो, निरंतर स्फूर्ति संपादन हो या निरंतर अन्वेषण हो। राजस्थानी संस्कृत विद्यालय से संस्कृत अध्यापन प्रारंभ भवति, यानी कौन सी क्लास से प्रारंभ होते हैं, तो ये आपकी प्रथम कक्षा से ही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सही है ना, प्रथम कक्षा सही है। देखिएगा हम साइंस पोर्शन के देख रहे हैं, जो 30 क्वेश्चन है जिसमें से आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन तो आपके कंटेंट के ही होते हैं, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं, तो आप देखते चलिएगा। जैसे 121 नंबर क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार दे रखा है 120 न्यूटन, तो चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार क्या होगा। तो आपने भी थ्योरी में पढ़ा होगा, निश्चित तौर से ये भी जानते होंगे, अगर पृथ्वी के भार की बात की जाए चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका 1/6 भाग हो जाता है। तो डायरेक्टली 120 का 1/6 निकालेंगे तो इन्हें निश्चित तौर से आपका 20 न्यूटन निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। हालांकि हम जानते हैं W बराबर mg होता है, यानी बार बराबर, तो इससे भी कर सकते हैं। हालांकि 1/6 भाग होता है, तो निश्चित तौर से इसी प्रकार काट के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ तो ये दे रखे हैं और दूसरी तरफ मिलान करना है। जैसे नेत्र लेंस है, इसका उपयोग किया जाता है, तो हम ये कहेंगे उपयोग क्या है। इसकी विशेषता ये होती है कि हमारे जो उत्तर लेंस होता है ना, नेत्र लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी ऐसे कह सकते हैं हमारा जो लेंस है वो उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ये इससे मिल जाएगा। हीरे का चमकना है, निश्चित तौर से हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। वाहनों के जो पश्च दृश्य होते हैं, यानी जो पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है, एक तरह से बोलेंगे तो वो उत्तल दर्पण होता है। आकाश का नीला रंग है, वो प्रकाश की प्रकीर्णन के द्वारा होता है। तो हमने ये मिलान किए तो कुछ इस प्रकार नहीं किएगा, पहले का चौथा मिलाया है, तो केवल एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जिससे ही आसानी से लग जाता आंसर, क्योंकि E का 4 केवल एक नंबर ऑप्शन में ही दे रखा और किसी में नहीं दे रखा, तो डायरेक्टली आंसर लग जाता, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये पूछा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान या ताप है वो सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री है। ठीक है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर ताप कितना होगा। देखिएगा जब हम इसकी बात करेंगे तो 273 में डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा 37, तो ये केल्विन में ताप निकल आएगा डायरेक्टली, तो ये जाएगा 0.01 यानी 310 केल्विन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सेंटीग्रेड में। ठीक है, ये हो गया केल्विन में। एक फ़ारेनहाइट में और होता है, वो भी रीट में पूछा है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यानी ये जो पैरामीटर होते हैं ना, जैसे सेंटीग्रेड है, एक केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, तो इसमें अलग अलग के हिसाब से भी क्वेश्चन बन जाता है। रीट में ऑलरेडी बन चुका है फ़ारेनहाइट पे, और सेंटीग्रेड पे भी बन चुका है, और केल्विन पे भी पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा किसी जो भी चालक तार है उसकी लंबाई अगर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध किस प्रकार, तो ओम का नियम तो पड़ा हुआ, ओम से निकल के आता है कि आर समानुपाती और एन, यानी डायरेक्टली ये समानुपाती होता है, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के। अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो लंबाई भी बढ़ेगी निश्चित तौर से, तो ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा, यानी बढ़ेगा। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से प्रतिरोध भी बढ़ेगा। एक और होता है ऐसे बोल सकते हैं, जो प्रतिरोध है वो आपके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी रिलेशन पूछ लिए जाते हैं, तो हालांकि इसका तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो परिभ्रमण के बाद आधा ही होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे भूकंपों की तरंगों को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो वो आपकी आवृत्ति पर करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, तो इसे समस्थानिक की कहेंगे। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 129 नंबर पूछा है, जो सोना होता है ना गोल्ड, उसका आपको प्रतीक चिन्ह पूछा है, यानी किसके द्वारा डिनोट करते हैं। एक चांदी पूछी है और एक शीशा। गोल्ड को तो AU से करते हैं, तो AU आपके इसमें भी दे रखी है, इसमें भी दे रखी है। उसके बाद चांदी को AG से इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। लेकिन जो लेड होता है या शीशा होता है उसे PB से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्योन दे रखा था, इस वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो निश्चित तौर से वो भौतिक होगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो क्रिस्टलीकरण दे रखा है, तो इसमें छोटे कण किए जाते हैं, निश्चित तौर से ये भौतिक में आता है, ना कि आपके रासायनिक में। रासायनिक में तो अंगूरों का किण्वन करना हो गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, और धातु का संचारण यानी जंग का लगना, तो ये सभी रासायनिक में आएंगे। और जो नहीं आएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, ये भौतिक में आता है। 131 नंबर कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म अम्ल स्रोत कौन सा है, यानी ये जो गलत मिला हुआ है वो चूज करना है। देखिएगा SCOOH, ये मधुमक्खी डंक यानी इसमें फॉर्मिक एसिड होता है, ये तो बात सही कह रखा है, यानी ये सही मिला हुआ है, ठीक है। अगर देखें हमें गलत चूज करना तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। जो है ना C2H2O4, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है, और ऑक्जेलिक एसिड है वो किस में पाया जाता है आप भी जानते होंगे, एक तो टमाटर में भी पाया जाता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो ऑक्जेलिक एसिड है ना, ये आपके आंवले में नहीं पाया जाता, सिंपल सा लॉजिक ही है। तो फिर आंवले में कौन सा पाया जाता है, तो इसमें तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड है वो आपके आंवले में पाया जाएगा, ना कि आपके में जो दे रखा था ना ऑक्जेलिक अम्ल, ये नहीं पाया जाएगा। बाकी और ऑप्शनों की बात करें, जैसे कि C6H8O7 दे रखा है, जैसे नींबू में तो आपको मालूम है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है C4H6O6, इसे बोलते हैं इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, तो इसका सूत्र है ये। हालांकि ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही असुमिलित मिला हुआ था, क्योंकि C2H2O4 होता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है जो टमाटर वगैरह में पाया जाता है। बाकी आंवले में तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का फिर फॉर्मूला कौन सा होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा आपका C6H8O6, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये आपके एस्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, मोमबत्ती के पूर्ण दहन में ज्वाला का अधिकतम तापमान किस क्षेत्र का होता है और साथ ही उसका रंग कैसा होगा। देखिएगा ये शायद NCERT की 6 क्लास है, शायद 6 या 7 में ही है शायद। ये मोमबत्ती का दे रखा चित्र, उसमें तीनों चीज़ें बताई गई हैं, यानी जो बाहरी, अंदर और जो बिल्कुल अंदर होती है, यानी 3 चित्र बताए रखे हैं उसमें। ओवरऑल ये बात है। हालांकि हम आंतरिक बोल सकते हैं और मध्य बोल सकते हैं और बाह्य, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो आप बताइएगा जो बाहरी क्षेत्र होता है उसका एक तो कलर बताना है और ज्वाला का अधिकतम तापमान कितना होगा, इस प्रकार का आपको बताना है। देखिएगा जो आपका बाहरी तो क्षेत्र है, ठीक है, और उसका कलर होता है नीला, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ऑक्सीजन पूरी मिलती है, तो निश्चित तौर से इसका कलर है, एक तो पूर्णतः जलती है, तापमान भी अधिक होता है, और आपके इसका रंग होता है वो नीला होता है। सिंपल इक्वेशन था, आप कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, CNG व LPG गैस का मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। आप जानते हो CNG में तो मीथेन होती है, और आपके LPG होती है जो घर को गैस होती है, उनमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, लेकिन मुख्य मानी जाती हैं ये, ठीक है। यानी CNG की मुख्य अवयव माना जाएगा मीथेन और LPG का माना जाएगा ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से कौन रोकता है एक तरह से, तो ये पेरिन होती है, ये नेचुरल होती है, हमारे शरीर में पाई जाती है, जो खून का थक्का बनने नहीं देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 135 नंबर क्वेश्चन है कि पीने काय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है,
पीनियल, तो ये हमारे मस्तिष्क के सामने होती है, इसे मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। इसका दूसरा नाम और है इसी का, इसे सेक्स बायोलॉजिकल हार्मोन भी बोलते देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है ना, कह सकते हैं BSc बोर्ड की 12th क्लास की, उसमें दे रखा है इसका नाम, या सेक्स बायोलॉजिकल क्लॉक बोल सकते हैं इसी हार्मोन को, मेलेटोनिन को या पीनियल ग्रंथि को, क्योंकि इसी के द्वारा निकलता है ये, तो इस वजह से, यानी ये हमारी दिनचर्या को रेगुलेट करती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी कोई संबंधित नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? ओवरऑल तो ये हीमोग्लोबिन के थ्रू ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ण पाचक रस, चाहे तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे आपकी वसा हो या आपका प्रोटीन हो, सभी का पाचन करता है आपका अकनाई रस, अकनासई यानी इसे बोलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, पेंक्रियाज जूस या पेंक्रेटिक, हाँ वो एक पेंक्रियाज बोल दीजिएगा या पेंक्रेटिक जूस बोल दीजिए, वो एक ही बात है, अकनासई रस बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो जनन तंत्र वाला चैप्टर है ना, एक तरह से कहें तो जनन, तो ये जनन वाला चैप्टर है ना, इसके तो शानदार क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस के उठा के देख लेना, 2021-22 और मेरे एग्जाम शानदार क्वेश्चन पूछे जनन से को लेकर। जैसे ये कह रहे हैं, नर मानव में जो मूत्री तंत्र और जनन तंत्र की साझा सीमावर्ती नलिका कौन सी होती है, यानी दोनों की एक ही होती है, तो उसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, या इसे इंग्लिश में करें तो यूरेथ्रा कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम से हो जाएगी 9.1 किलो कैलोरी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वाधिक इसी से प्राप्त होती है वसा से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 140 है, वो इस प्रकार पूछा है कि ट्रिपल वैक्सीन टीका या नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो ओवरऑल ये DPT का टीका होता है, जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे होते हैं या शिशु होते हैं उन्हें ही लगाया जाता है, तो ये DPT होता है, डिप्थीरिया और पर्टूटस और टेटनस, या इसे काली खांसी बोल देते हैं, टेटनस और डिप्थीरिया, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 141 नंबर का क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, उन्हें अवस्तंभ जड़ें कह देते हैं या जटा मूल कह देते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं स्टिल्ट रूट बोल देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 142 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोराइड, यानी जो फ्लोराइड है, प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, किसे करता है? तो ये हमारे दांतों को प्रभावित करता है, जैसे अधिक मात्रा में फ्लोराइड होने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जो हमारे दांतों को एक तरह से खराब कर देता है, जैसे पीले पड़ना, उनका चरण होना, तो ये उन्हीं से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शुरुआती रीट में पूछा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को प्राप्त किया जाता था, ये जीवाणु के द्वारा प्राप्त किया जाता है या जीवाणु से ही प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा, अब 144 से आपकी टीचिंग मेथड स्टार्ट होती है साइंस की। देखिएगा, जिन्होंने भी पात्रता दी है 2022 की, वो आगे, अगर आपने प्रीवियस का PYQ देखे हैं तो ध्यान दिया हो, 2022 में साइंस के 3 पेपर हुए थे, 3 में से 3 शिफ्टों में हुए थे, 2nd, 3rd और 4th। देखिएगा, पहली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन टीचिंग मेथड थे, दूसरे में भी इसी प्रकार 3 ही 4 थे, और आपकी चौथी शिफ्ट में भी इसी प्रकार 4 के समथिंग क्वेश्चन थे। तो देख लीजिएगा, जहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछने चाहिए, इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे हर एक शिफ्ट में, तो इसका मतलब साइंस के जो सिलेबस में जो कंटेंट है ना, उसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, टीचिंग मेथड कम कर दिए 2022 की पात्रता विशेषकर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। बाकी जो मेंस में तो सही पूछे गए थे, जो 10 क्वेश्चन पूछने थे 10 ही पूछे थे, ध्यान रखना ये चीज़ का। बाकी जो मैथ था उसमें 10 के 10 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने पात्रता में विशेषकर, ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने सेट किया, 6 क्वेश्चन डाल दिए केवल। देखिएगा, इनको सुमेलित कीजिएगा, इस प्रकार ये पूछा है। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित हो जाएंगे आपके, अगर इनमें देखें विलियम में दे रखा है विलियम H किलपैट्रिक, तो इससे संबंधित हो जाएंगे। रे के अविक्रमित अन्वेषण है, ये स्किनर से संबंधित हो जाएगा। और शाकात्मक, या इसे शाक ही बोल देता है, अविक्रमित अन्वेषण है, ये नॉर्मन एवं क्राउडर से संबंधित हो जाएगा। बाकी ह्यूरिस्टिक विधि है, वो आपकी H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग से संबंधित हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, पहले का हमने तीसरा मिलाया था, और दूसरे का दूसरा ही मिलाया है, और तीसरे का हमने चौथा मिलाया है, और जो फिर ये हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 32-41 किस्में, और 32 और 41, तो ऑप्शन नंबर सी सही दिखाई देना है। तीसरा दूसरा चौथा और पहला, इसी प्रकार ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की एवं उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हो पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करे। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो ये देखें तो ये आपके वुडबर्न एवं ओबॉर्न से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा,
146 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान पाठ से आगामी क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा, विज्ञान क्लब हो गए, चित्र भ्रमण हो गया, विज्ञान मेले और विज्ञान प्रश्नोत्तर, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कि मूल्यांकन है, तो हम ये कहेंगे, देखिएगा इसमें से अगर 4 ऑप्शनों को देखें, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये बात सही है। परीक्षण का एक संक्षिप्त संप्रत्यय होती है, ऐसा कहना गलत होगा। यह एक सहकारी प्रक्रिया, ये बात सही हो जाएगी। और बाकी यह निर्णयात्मक प्रक्रिया होती है, निर्णय करने वाली, तो ये भी बात सही है। यानी 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक अवस्था में विद्यार्थियों को विज्ञान की शिक्षा किस रूप में दी जानी चाहिए। ओवरऑल देखिए, अगर सभी ऑप्शनों को पढ़ के, तो हम ये कहेंगे इन सभी के आधार पर दी जानी चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी पॉजिटिव पॉइंट थे, तो इस वजह से। नेक्स्ट देखिएगा कि उपचारात्मक शिक्षण का या के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सभी आप ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो ये सभी संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जो आपका निर्माणात्मक और युगात्मक शब्दावली का उपयोग पहली बार फिलिंदा ब्लैंक्स ने 1967 में किया था, वो कौन थे। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके माइकल स्क्रीवर। ठीक है, निर्माणात्मक मतलब फॉर्मेटिव, युगात्मक मतलब सुमेलेटिव, यानी एपीएससी की बात कर रहा है। तो इसकी शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग 1967 में आपके माइकल स्क्रीवर ने किया था। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन देखे हैं। हालांकि बहुत सिंपल थे, आप खुद से कर सकते थे। हमने प्रयास किया है कि इस प्रकार भी इनके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आप किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।